अगर 1953 में 1953 में कर्मिट रोजवेल्ट ने डॉक्टर मुसद्दिक की ईरान में हुकूमत को टॉपल किया था, तो उसी तरह 2022 में पीटीआई की गवर्नमेंट को पाकिस्तान में डोनाल्ड लू के ज़रिए टॉपल किया जाता है। ये हिटमैन कोई गन कैरी नहीं करता, बल्कि इसके वेपन फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होती हैं, बजट्स होते हैं, डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, ग्रोथ मॉडल्स होते हैं। वॉर्स आर नॉट द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वॉर्स एक्सपेंसिव होती हैं, वॉर्स अनपॉपुलर होती हैं, और वॉर्स में अमेरिकन सिटीजन्स मरते हैं। इसको पैसे की लालच है, इसको फेमस होने की लालच है, तो इसका मतलब है कि ये करप्टेबल है। इसको गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब है कि ये सिड्यूसेबल है। बुक रीडर्स पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं, डॉट कनेक्टिंग कर लेते हैं, जबकि नॉन रीडर्स सिर्फ प्रॉब्लम्स ही देखते रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। आज की किताब गर्दी की इस नई किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी किताब थोड़ी मुख्तलिफ तो है, जो हमें इंफॉर्मेशन देती है ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, और साथ ही हमें बताती है कि किस तरह अमीर मुल्क गरीब मुल्कों का इत्तेसाल करते हैं और उनको ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ लेते हैं। आज हम जानेंगे इस किताब का नाम क्या है और ये किसने लिखी है। आपका टाइम मज़ीद ज़ाया नहीं करते और इस किताब के रिव्यू की तरफ चलते हैं। थैंक यू बिलाल। आज की किताब जितनी इंटरेस्टिंग है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की किताब ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर बात करती है। आज की किताब समझाती है कि किस तरह अमेरिका ने ये ग्लोबल एम्पायर क्रिएट किया, और किस तरह अमेरिका इस ग्लोबल एम्पायर को तोसी देने के लिए जो गरीब ममालिक हैं, लेस डेवलप ममालिक हैं, वो या तो जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तेल है, गैस है, मिनरल्स हैं, या फिर वो जिनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो ट्रेड रूट्स के रास्ते में बैठे हुए हैं, या फिर ऐसे ममालिक जिनके बारे में अमेरिका को ख़दशा हो कि ये उसके ऑपोजिशन के, उसके कंपेटिटर्स के, उसके दुश्मनों के कैंप में चले जाएंगे। ऐसे ममालिक को अपनी ग़ुलामी के अंदर लेके आने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, वो इन्वेजन्स नहीं होती, वो इकोनॉमिक होती हैं, वो डेट ट्रैप होता है। हमने हिटमैन का नाम तो सुना होगा, बल्कि हॉलीवुड की मूवीज़ में हमने हिटमैन को देखा भी होगा। ऐसा CIA का एजेंट जो कि हाईली ट्रेंड होता है, और उसका काम होता है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई भी ऐसा लीडर हो, कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन हो, कोई भी ऐसा बैंकर हो, कोई भी ऐसा डिप्लोमेट हो, आर्मी ऑफिशियल हो, या बड़े बड़े कॉर्पोरेट जाइंट्स का हेड हो, जो अमेरिकन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा हो या अमेरिकन इंटरेस्ट को सेफ गार्ड ना कर रहा हो, उसको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन आज की किताब एक डिफरेंट टाइप ऑफ हिटमैन के बारे में हमें बताती है, उसको इंट्रोड्यूस कराती है। ये हिटमैन कोई वेपन कैरी नहीं करता, ये हिटमैन कोई गन कैरी नहीं करता, बल्कि इसके वेपन फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होती हैं, बजट्स होते हैं, डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, ग्रोथ मॉडल्स होते हैं। जहाँ पे हिटमैन्स, असैसन्स अंधेरे में, शैडो में काम करते हैं, छुप छुप के रहते हैं, वहीं पे ये वाले हिटमैन्स जिसके बारे में ये किताब बता रही है, वो ओपन में फिरते हैं, वो ग्लोबल लीडर्स के साथ मीटिंग्स करते हैं, वो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एम्प्लॉई होते हैं, वो हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड में लेक्चर्स देते हैं। और इन हिटमैन्स को कहा जाता है इकोनॉमिक हिटमैन्स। और आज की किताब एक कैसे ही इकोनॉमिक हिटमैन की आप बीती है, जिस किताब का नाम है कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, जिसको लिखा जॉन पर्किंस ने है, जो कि खुद एक इकोनॉमिक हिटमैन रह चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और अमेरिकन थिंक टैंक ने ये रियलाइज़ किया कि किसी भी मुल्क को अगर अपना ग़ुलाम बनाना है, उसके रिसोर्सेज पे कब्ज़ा करना है, तो वॉर्स आर नॉट द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वॉर्स एक्सपेंसिव होती हैं, वॉर्स अनपॉपुलर होती हैं, और वॉर्स में अमेरिकन सिटीजन्स मरते हैं। अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कहीं और कोई भी बंदा बम से मरे या भूख से। हाँ, अलबत्ता वो अमेरिकन सिटीज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में डेमोक्रेसी है, अमेरिकन गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू अमेरिकन पीपल। हाउएवर, इसके बाद इसी दौरान उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इन ईरान इन 1953, जब मोनार्की बादशाहत ख़त्म होती है और डेमोक्रेसी इंस्टॉल होती है। ईरान का पहला डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट अनाउंस होता है डॉक्टर मुसद्दिक। क्योंकि
ये डॉक्टर मुसद्दिक अवाम के वोट से आया होता है, इसलिए उसकी प्रायोरिटी, उसकी प्रेफरेंस, उसका फोकस ईरान और ईरान की अवाम होती है। डॉक्टर मुसद्दिक के आप प्रेसिडेंट बनने से पहले ईरान, क्योंकि तेल की दौलत से माला माल है, वहाँ पे ब्रिटिश ऑयल कंपनीज़ और अमेरिकन ऑयल कंपनीज़ ईरान से सारा तेल निकाल रही होती हैं और बदले में ईरान और ईरान की अवाम को कुछ भी नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल आप जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना, चिंदी चोरी, वही सिर्फ ईरान और ईरान की अवाम को मिल रहा होता है। लेकिन डॉक्टर मुसद्दिक आके सबसे पहले ये अनाउंस करता है कि जितनी भी ऑयल रिग्स हैं ईरान की, वो नेशनलाइज हो गई हैं। और उसके बाद कहता है अमेरिकन एंड ब्रिटिश ऑयल कंपनीज़ को कि रीनिगोशिएट करो हमारे साथ। अब आपको अपनी कमाई में से, जो कि आप ईरान के तेल को निकाल के कमा रहे हैं, उसमें ईरानी अवाम को हिस्सा देना पड़ेगा। ये चीज़ ना तो अमेरिका और ब्रिटेन के मफाद में थी और ना ही इन ऑयल कंपनीज़ के। उस वक्त एक वन मैन आर्मी को, एक CIA एजेंट कर्मिट रोजवेल्ट को ईरान भेजा जाता है, बहुत सा माल दे के, बहुत से रिसोर्सेज दे के, जिसका काम होता है कि वहाँ जाके उसने पॉलिटिशियन से, उसने अपोजिशन लीडरान से, उसने मिलिट्री ऑफिशियल से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से को ब्राइब करके उनको इंश्योर करना है कि वो डॉक्टर मुसद्दिक के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाए, एक स्ट्रीट मूवमेंट क्रिएट करें, जो कि कुछ महीनों के बाद स्टार्ट हो जाती है। उसके रिज़ल्ट में डॉक्टर मुसद्दिक को एज ए प्रेसिडेंट रिमूव कर दिया जाता है और उनकी जगह मोहम्मद रज़ा पहलवी को बादशाह अनाउंस कर दिया जाता है। डॉक्टर मुसद्दिक उसके बाद ज़िंदगी भर कैद में रहते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी अमेरिकन थिंक टैंक के लिए, CIA के लिए, कि जहाँ पे, और ये स्टेपिंग स्टोन साबित हुआ एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क, एक ब्रॉडर मॉडल बनाने के लिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये प्लान फेल हो जाता और अगर कर्मिट रोजवेल्ट पकड़ा जाता, तो ही कैन बी ट्रेस बैक एंड लिंक बैक टू CIA एंड अमेरिकन गवर्नमेंट, जिसकी वजह से अमेरिका की पूरी दुनिया में इमेज के ऊपर डेंट आता, उनकी गुडविल इम्पैक्ट होती। सो इसको इम्प्रूव करने के लिए एक मॉडल को इन्हेंस किया गया, जहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड उनके हिटमैन, जो इकोनॉमिक हिटमैन्स की बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होंगे, बल्कि वो बहुत बड़े इंटरनेशनल बैंक्स में एम्प्लॉय होंगे, वो इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म्स के एम्प्लॉय होंगे, प्राइवेट कंपनीज़ के एम्प्लॉय होंगे, लेकिन काम वो वही करेंगे जो अमेरिकन इंटरेस्ट में है। इन इकोनॉमिक हिटमैन्स को जो टास्क दिया गया वो ये कि आप अपनी फेक इन्फ्लेटेड प्रोजेक्शंस बनाएंगे, जहाँ जहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट होगा वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पे, तरक्की के नाम पे, ग्रोथ के नाम पे, और उसकी वजह से गवर्नमेंट्स को इंड्यूस करेंगे, उनको फोर्स करेंगे कि वो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर साइन करें। इन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए लोन्स लें, चाहे वो IMF से लें, चाहे वर्ल्ड बैंक से लें, चाहे अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक से लें, और वो पैसा और ख़र्च करने के लिए, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इफ़ेक्टिवली ऑन ग्राउंड रियलिटी बनाने के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स अमेरिकन कॉर्पोरेट कंपनीज़ को मिले, अमेरिकन डेवलपर्स को मिले। सो होगा क्या कि पैसा अमेरिकन इकॉनमी के अंदर ही रहेगा, बट इट विल चेंज हैंड। अमेरिकन गवर्नमेंट या लैंडिंग कंपनी से निकल के आपके कॉर्पोरेट्स के पास आ जाएगा। और इसी मॉडल के थ्रू अमेरिका सुपर पावर बना और उसने अपना ग्लोबल एम्पायर सेटअप किया। जॉन पर्किंस की बात करें तो जॉन पर्किंस एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा था, जिसका बाप एक टीचर था, और वो उसका टीचर बाप वो एक एलीट स्कूल में पढ़ाता था, जिसकी वजह से जॉन को भी उस स्कूल में एडमिशन मिल गया, पढ़ने का मौका मिला, जहाँ उसके तमाम स्टूडेंट कोलीग्स रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। वहाँ जॉन कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया। वहाँ पे जॉन को पैसे की हिर्स उसके अंदर पैदा हुई, फेमस होने की हिर्स पैदा हुई, और साथ ही साथ गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन पैदा हुई, क्योंकि ये सब चीज़ें वो थी जिससे जो जॉन को उस स्कूल में अवेलेबल नहीं थी। हाँ, बल्कि एक जॉन की दोस्ती ज़रूर हो गई एक ईरानियन नेशनल फरहाद से, हु वॉज ए सन ऑफ ए ईरानियन जर्नल वर्किंग अंडर शाह रजीम। Somehow John got a call from NSA as an interview, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का, एंड जॉन लिखता है कि मेरे सरप्राइज़ के लिए, टू माई सरप्राइज़,
दे वर नॉट आस्किंग अबाउट माई एकेडमिक्स, मैंने पढ़ा क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। उनके सवाल मेजॉरिटी थे कि पैसे से रिलेटेड तुम्हारी क्या हिर्स है, तुम्हारी क्या फैंटेसीज है, फेमस कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा होना चाहते हो, लड़कियों से रिलेटेड क्या तुम्हारी फैंटेसीज हैं, और साथ ही साथ तुम्हारी दोस्ती फरहाद के साथ कैसे हुई जो ईरानियन नेशनल है, और किस तरह तुम्हारी दोस्ती क्लोज दोस्ती में बदली। बाद में इंटरव्यू ख़त्म होता है लेकिन उसको कोई रिस्पांस एनएसए से नहीं आता है, और वो पीस कॉप्स ज्वाइन करके अमेज़ॉन के जंगल में जाके सर्फ करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ महीनों के बाद उसको एक कंसल्टेंसी फर्म, जो इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म है मेन, वहाँ से कॉल आती है कि दे आर लुकिंग फॉर एन इकोनॉमिस्ट, और उसकी पोजीशन के लिए जॉन को हायर कर लिया जाता है। बाद में जॉन को बड़े अरसे बाद रियलाइज़ होता है कि उसकी हायरिंग बेस्ड ऑन द इंटरव्यू जो एनएसए को दिया गया था, जिसमें उन्होंने ये जज कर लिया कि इसको पैसे की लालच है, इसको फेमस होने की लालच है, तो इसका मतलब है कि ये करप्टेबल है, इसको गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब है कि ये सीड्यूसेबल है, और इसकी दोस्ती ईरानियन नेशनल से हो गई थी, बड़ी क्लोज दोस्ती हो गई थी, इसका मतलब है कि फ़ौरन लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए फ्लेक्सिबल है और बल्कि आसानी से दोस्ती कर लेता है। तो ये वो ट्रेड्स थे जो वो देख रहे थे एक इकोनॉमिक हिटमैन के अंदर। पहला टास्क उसको इंडोनेशिया में मिलता है, जहाँ पे सुकार्नो, प्रेसिडेंट सुकार्नो को उतार के एक कू के नतीजे में जनरल सुहार्तो अपनी हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेता है। तो वहाँ पे एक आइलैंड जावा में उसको प्रोजेक्ट मिलता है जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइंस का, कि उसने फोरकास्ट एस्टिमेशन बनानी है कि किस तरह ये इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएगा और खुशहाली ही खुशहाली हो जाएगी। अब पहली दफ़ा उसको पता चलता है कि उसके काम की नोयत क्या है, कि जहाँ पे 3-4% की ग्रोथ मतवक्का थी, उसको कहा जाता है कि इस ग्रोथ को 20-25% करके दिखाओ। मकसद वही है ताकि इंडोनेशियन गवर्नमेंट जो कर्ज़ा लेना है उन्होंने वर्ल्ड बैंक से वो लें, और वो कर्ज़े को लेके अमेरिकन कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट दें। कॉन्ट्रैक्ट के बदले में अमेरिका की तरक्की होगी, और नतीजा, क्योंकि रिज़ल्ट वो नहीं आएंगे जो रिज़ल्ट इंडोनेशिया एक्सपेक्ट कर रहा है, और इंडोनेशिया हमेशा के लिए इस कर्ज़े के जाल में जकड़ जाएगा और अमेरिकन एम्पायर का एक छोटा सा मुलाजिम बन जाएगा। इसके बाद बहुत सी असाइनमेंट्स जॉन ने की, एक्वाडोर में, पनामा में, वेनेजुएला में, सऊदी अरब में। सऊदी अरब की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जॉन बताता है। 1973 पोस्ट गल्फ इसराइल वॉर, एक ऑयल एम्बार्गो फ्रॉम सऊदी अरब एंड गल्फ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ने लगा दिया कि वो वेस्ट को और अमेरिका को ऑयल सेल नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट अमेरिकन इकॉनमी को और अमेरिकन कॉरपोरेशंस को आया। अमेरिका ने हेनरी किसिंजर, द फेमस डिप्लोमेट, उसको फ़ौरन भेजा सऊदी अरब में टू क्रैक अ डील, और उस डील का नाम है पेट्रो डॉलर ट्रीटी, जिसके मुताबिक जितनी भी एक्सपोर्ट ऑयल की होगी वो डॉलर्स में होगी। हमने इस ट्रीटी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, इसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे पेट्रो डॉलर ट्रीटी पूरी दुनिया की इकॉनमी को चला रही है, पूरी दुनिया की इकॉनमी को जकड़ा हुआ है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर कोई इंटरेस्टेड हो देखने के लिए तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बहरहाल, जब पहला माइलस्टोन अचीव हो गया, जब ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनीज लेड बाय सऊदी अरेबिया, उन्होंने एग्री कर लिया कि वो सेल ऑयल की डॉलर के एवज करेंगे। द सेकंड टास्क वाज कि ये डॉलर जो उनको मिलेंगे बेतहाशा, इसको अमेरिकन इकॉनमी में वापस कैसे लेके आना है, जिसके लिए जॉन परकिंस को रब्ता किया गया। इसको साथ हेनरी किसिंजर सऊदीया लेके गया, और वहाँ पे उसने 2 ऑप्शंस दिए। पहला, एज पर द ट्रीटी एक क्लॉज लिखवाई गई कि जितने डॉलर्स मिलेंगे इन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को, वो अमेरिकन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किए जाएंगे, और उस सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो प्रॉफिट आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा, वो अमेरिका एज इट डीम्स फिट सऊदीया में और इन गल्फ कंट्रीज़ में डेवलपमेंट करने के लिए इस्तेमाल करेगा। साथ ही साथ एक जॉइंट कॉरपोरेशन कमीशन बनाया गया, जेकॉर, जिसके मुताबिक सऊदियों को ये कहा गया, उनको ये मनाया गया कि क्रूड ऑयल बेचने में इतना फ़ायदा नहीं जितना प्रोसेस्ड ऑयल बेचने में फ़ायदा है और ऑयल प्रोडक्ट्स बेचने में फ़ायदा है। ये काम जॉन परकिंस का था। जब सऊदी इस बात को मान गए तो वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट ज़रूरी थी इस चीज़ को, इस ऑयल को प्रोसेस करने के लिए और प्रोसेस्ड ऑयल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए रिफाइनरी सेटअप की गई।
सी पोर्ट्स बनाए गए, टर्मिनल्स बनाए गए, एयरपोर्ट बनाए गए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंस किया गया और सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकन कंपनीज को मिला। जॉन के मुताबिक इससे ज़्यादा स्टूपिड कॉन्ट्रैक्ट उसने अपनी ज़िंदगी में किसी मुल्क को अमेरिका के साथ करते नहीं देखा। एक ग्लिच इसमें आता है और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जॉन कहते हैं कि एक प्रिंस अल साउद कबीले का, जो उनकी ये जो बादशाह है, उनका एक शहज़ादा जिसका नाम नहीं बताता और नाम प्रिंस डब्ल्यू के नाम से कहता है, वो नहीं मान रहा था। तो उसको जॉन ने जब उससे डिस्कस किया तो जॉन आइडेंटिफाइड कि दैट प्रिंस हैज़ ए स्पेशल लाइकिंग फॉर वेस्टर्न गर्ल्स। उस प्रिंस को वेस्टर्न गर्ल्स प्रोवाइड की गई और उस प्रिंस ने इस ट्रीटी पे साइन कर दिया। सवाल ये बनता था कि अगर इकोनॉमिक हिटमैन जो कि फ्रंट लाइन अटैकर्स हैं, अगर वो फेल हो जाएं, देन व्हाट? तो जॉन कहता है कि EHMs पहला लाइन ऑफ अटैक है। अगर फेल हो जाएं, देन कम्स असैसन्स, जो ओरिजिनल हिटमैन्स हैं, जिनको जॉन जैकल्स का नाम देता है। और अगर जैकल्स भी समहाउ फेल हो जाएं तो फिर रिजल्ट इज़ वॉर, द इन्वेजन। जॉन ने कहा कि अमेरिकन हिटमैन्स को कहाँ पे यूज़ किया गया, जहाँ जहाँ पे EHMs अपना काम करने में नाकाम रहे। ही स्टार्टेड विद एक्वाडोर। एक्वाडोर का एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, जेमी रोल्डो। अगेन एक्वाडोर हैज़ ऑयल रिजर्व्स, उसके पास भी ऑयल की दौलत है। तो जब जेमी रोल्डो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना, अगेन जो काम मुसद्दिक ने किया वही काम जेमी रोल्डो ने भी किया कि एक्वाडोरियन लोगों को और एक्वाडोर को इसमें ड्यू शेयर मिलना चाहिए। ये सारे का सारा पैसा, सारे के सारे रिसोर्सेज अमेरिका नहीं जाने चाहिए, अमेरिकन ऑयल कंपनीज के पास नहीं जाने चाहिए, एक्वाडोर का हिस्सा होना चाहिए। उसको प्लेन क्रैश में 1980s में मार दिया गया। सेम थिंग हैपेंड विद पनामा के प्रेसिडेंट उमर तोरियोस के साथ, अ वेरी फेमस प्रेसिडेंट, जिसका कॉल भी है कि उमर्स आइडियल इज़ फ्रीडम एंड देयर इज़ नो मिसाइल दैट कैन किल ए फ्रीडम। उसको भी मार दिया गया एक प्लेन क्रैश में, क्योंकि वो भी पनामा कैनाल के ऊपर पनामा के लोगों के राइट से पीछे नहीं हट रहा था। एक्वाडोर के केस में तो जो नया प्रेसिडेंट आया वो एक पपेट था अमेरिका का, एंड ही वॉज डांसिंग ऑन दी ट्यून्स जो कि अमेरिका बता रहा था, एंड ही वॉज सिक्योरिंग एंड सेफ गार्डिंग अमेरिकन इंटरेस्ट। हाउएवर पनामा के केस में जिसने रिप्लेस किया उमर तोरियोस को, मैनुअल नोगेरा, आई बिलीव आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सो मैनुअल के ऊपर इल्ज़ाम था कि वो करप्ट है, वो ड्रग ट्रैफिकर है, वो असैसन है, वो बंदे मरवा देता है। लेकिन उसने भी पनामा के ऊपर, पनामा के लोगों का जो राइट है उसे बैक आउट करने से इनकार कर दिया। जैकल्स भी फेल हो गए। तब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक अमेरिका ने पनामा में की, और उसके बाद मैनुअल को अमेरिकन फोर्सेस अगवा करके अमेरिका ले गई। उस पर ट्रायल किया गया उन जराइम के ऊपर जो पनामा में किए थे, ट्रायल अमेरिका में किया गया और उसको 40 साल की सज़ा सुनाई गई। ये किताब लिखी तो 2004 में गई थी और इसमें जो वाक़यात दर्ज हैं वो 1950 से लेके 2000 तक के हैं। लेकिन आज भी वही प्ले बुक इन एक्शन है। आज भी हम देखते हैं कि जो एजेंडा EHMs का आज से 70 साल पहले बनाया गया था, वही एजेंडा आज भी काबिल अमल है। अगर 1953 में 1953 में कर्मिट रोजवेल्ट ने डॉक्टर मुसद्दिक की ईरान में हुकूमत को टॉपल किया था, तो उसी तरह 2022 में PTA की गवर्नमेंट को पाकिस्तान में डोनाल्ड लू के ज़रिए टॉपल किया जाता है। हम देखते हैं कि जिस तरह 1980s में पनामा के सदर मैनुअल को अगवा करके उस पर ट्रायल अमेरिका में चलाया गया था, तो 2025-26 में निकोलस मडोरो वेनेजुएला के सदर को भी अगवा करके उस पर ट्रायल अमेरिकन कोर्ट में चल रहा है। इवन दो इस किताब में जॉन ने बात नहीं की, लेकिन जिस तरह असैसन किया गया था, मारा गया था पनामा के सदर उमर तोरियोस को या इक्वाडोरियन प्रेसिडेंट जेमी रोल्डो को प्लेन क्रैश में, उसी डेकेड में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक को भी प्लेन क्रैश में मारा जाता है। जिस तरह डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत को गिराने के लिए स्ट्रीट राइट्स किए जाते हैं, प्रोटेस्ट क्रिएट किए जाते हैं, इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को गिराने के लिए भी
स्ट्रीट राइट्स किए जाते हैं, अपोजिशन को मुतहरिक किया जाता है। प्ले बुक वही है, एजेंडा भी वही है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी आवाम, हम सब, और स्पेशली हमारे लीडरान सो कॉल्ड जो हैं, एक काउंसलर के लेवल से लेके एक एमपी और एक एमपी से लेके एमएनए, मिनिस्टर्स, इवन दी हेड ऑफ स्टेट तक किताब नहीं पढ़ते। उनका बुक रीडिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि अगर ताल्लुक़ होता तो वो जिस वक्त खान ने बात की थी साइफ़र की, तो उस वक्त वो समझ सकते कि शायद इसमें कोई हकीकत हो सकती है, बिकॉज़ ये इंटरनेशनल एजेंडा के मुताबिक होता रहा है। Books gives you perspective beyond your thinking, beyond your imagination, beyond your experience. बुक रीडर्स पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं, डॉट कनेक्टिंग कर लेते हैं, जबकि नॉन रीडर्स सिर्फ प्रॉब्लम्स ही देखते रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। ये किताब मस्ट रीड है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस किताब को पढ़ें। फिज़िकल बुक मिलती है, वेल एंड गुड, नहीं मिलती डिजिटल में पढ़ें, ऑडियो भी अवेलेबल होगी, बट डू रीड। ये बहुत से कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर करेगा। थैंक यू। थैंक यू।